सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय दीपक, विपुल, तनुज, प्रतिज्ञा, योगी, संदीप, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, शानदार शानदार, गुड 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 गुड। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गोलू, नाव्या, पार्थ, प्रीतम, वीरू, अंकुश, बढ़िया बढ़िया। सैफी, कृष्ण कुमार जी, कृष्णा, चिराग, एलिना, अभय, गुड 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 गुड। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पर पिछली क्लास में हम लोगों ने, अरे कुछ होमवर्क दिया था मैंने, आप लोगों ने कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से, है ना? होमवर्क क्या था? कुछ था होमवर्क? हाँ, वो निकला सर्कुलर मोशन का। हम्म। हाँ जी, होमवर्क था, केवल 6 क्वेश्चन थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, कोई डाउट है किसी को होमवर्क में 1 to 6 क्वेश्चन में? एनी डाउट? पहला क्वेश्चन है, सेकंड हैंड इज ऑफ वॉच हैज लेंथ ऑफ दिस मच, स्पीड ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस निकालना है ऑफ वेलोसिटीज। पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर ये आपका वॉच है, इसकी वेलोसिटी v निकालोगे, कैसे निकालोगे? v बराबर होता है आर ओमेगा। आर आपको दे रखा है, इट इज 6 सेंटीमीटर, 10⁻²मीटर में आएगा, है ना? आंसर mm में दिया है, तो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लेना बाद में। 6 10⁻² सेंटीमीटर इंटू ओमेगा। ओमेगा होता है 2π/T। और ये सेकंड हैंड है, तो एक सेकंड हैंड की जो सुई होती है उसका टाइम पीरियड होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड में पूरे चक्कर लगा देती है, ठीक है। और जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा डेल्टा वी। कितना आएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी इधर थी, बाद में वेलोसिटी नीचे होगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? नीचे की तरफ, माइनस v जे कैप माइनस इनिशियल कितना है? v आई कैप। ये है डेल्टा v वेक्टर फॉर्म में। इसका मॉड लेंगे, तो मॉड लेंगे, इट इज √2 टाइम्स ऑफ v, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें बोल रहा है कि कार अप्रोच कर रही है, इसका लिखा हुआ है इट्स स्पीड रिड्यूस एट द रेट कांस्टेंट, यानी कि आपको ये 80 दिया हुआ है। 80 कितना दे रखा है? 0.5 मीटर पर सेकेंड। और अंदर की तरफ एसी क्या होता है? v²/r। तो स्पीड आपको दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो यू नीड टू कन्वर्ट इनटू क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि आपका यहां पे रिजल्टेंट ए आएगा √AC² + 80²। तो v कितना है? इट इज 27 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज 15/2 मीटर पर सेकेंड। तो ए होगा √AC² + 80²। पहले का आंसर कितना दे रखा है भाई? आंसर गलत है या देख लेते हैं भाई, क्या है पहले का आंसर? 80 टू रूट, अच्छा हाँ, 2√π, हाँ गलत हो गया, 2√2π होगा, 2√2, ठीक है भाई। और पाई भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पाई, हाँ होगा, पाई भी होगा। हाँ गलत है, गलत है इसका आंसर। निकालो भाई, जो भी है ना, इजी क्वेश्चन है यार, इसमें क्या दिक्कत है, देख लो। 2 का आंसर है √AC² + 80², है ना? चलिए और बोलिए, छोटे मोटे क्वेश्चन करेक्शन कर सकते हो। हाँ भाई, थर्ड में है कार स्पीड सब विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। 80 कांस्टेंट है। थर्ड में क्या बोल रहा है? 80 कांस्टेंट, बट 80 कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो आपका एसी बढ़ेगा, एसी बढ़ेगा तो नेट एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। तो किस एग्जांपल में एक्सीलरेशन बढ़े? देखो बी ऑप्शन देखेंगे तो बी में एरो यहां पर छोटा था, फिर ये एरो बड़ा हुआ, फिर ये और बड़ा हुआ, फिर बाद में छोटा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। एरो जो है लगातार बढ़ना चाहिए। तो सी ऑप्शन देखिए, सी में अगर आप देखोगे तो ऊपर एरो था छोटा, फिर एरो बड़ा,
फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, तो यहां पर ए की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ए एक्सप्लोशन जो होता है इट इज रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और ए सी होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो हम जानते हैं कि यहां पे ए टी कॉन्स्टेंट है, बट हम जानते हैं ए टी कॉन्स्टेंट, तो वेलोसिटी जो होगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वी बराबर होता है यू प्लस ए टी इंटू टी, ये हो जाएगा। तो टाइम के साथ वी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए और बोलिए, सारे क्वेश्चन पूछ लो, है ना, क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 सब पूछ लो, क्या मतलब है ना, कुछ करना तो है नहीं भाई। चलो देख लेते हैं। पॉइंट पी मूव इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए मूवमेंट ऑफ पी सच दैट द लेंथ एस बराबर दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 5, रेडियस ऑफ द पाथ, एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंट पी व्हेन, अरे भाई एक्सप्रेशन निकालना है, एस दिया है आपको टी स्क्वायर प्लस 5, तो v कितना आएगा, डी एस बाई डी टी, इट इज नथिंग बट 2t। तो a होता है कितना, रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ए टी होता है डी वी बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो ए टी हो गया। और क्या निकालना है आपको, t बराबर 5 रूट 3/10 पर निकालना है, अप्लाई द फॉर्मूला, ए सी होता है वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आ गया भाई, और बोलिए। हाँ भाई 6 रह गया है, 5वां भी पूछ लेते हैं, 5वां भी बता देता हूं, 6वां। ग्राफ शोज एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन विच वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंटली डिक्रीज, एक्सेलरेशन अल्फा, ये ओमेगा वर्सेस टी है, कर्व क्या होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ये है स्लोप। स्लोप देखो कहां डिक्रीज कर रहा है, पहले ऑप्शन में कर रहा है, बस खत्म। दूसरे में स्लोप कांस्टेंट है, तीसरे में भी कांस्टेंट है, चौथे में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है भाई, और बोलिए। और 5वां रह गया, 5वां बता दूं क्या, बोलिए, 5वां रह गया है, वो भी है ना। चलिए, सारे क्वेश्चन पार्ले बेस्ड क्वेश्चन हैं, पता नहीं क्या करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, एक ये क्वेश्चन किया था, कुछ बच्चों को डाउट आया था कि सर ये फ्रिक्शन जो है आगे पीछे फलाना ठिकाना, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लग रहा है ना। तो बेसिकली जब भी कोई गाड़ी चलती है तो पहिया रोल करता है, और जब पहिया रोल करता है तो यहां पर क्या कहते हैं जो सरफेस इन कांटेक्ट है उसमें कोई स्लिपिंग नहीं होती है, और जब स्लिपिंग नहीं होती तो फ्रिक्शन जो लगता है वो स्टैटिक लगता है। कौन सा लगता है, स्टैटिक। और अगर स्लिपिंग होती है तो काइनेटिक लगता है, इतना हम जानते हैं ना भाई। जब स्लिपिंग नहीं है, जब दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग नहीं होती है तो स्टैटिक लगेगा, और अगर स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये पर्सन है, इफ दिस पर्सन इज वॉकिंग, ये पर्सन चल रहा है, तो पर्सन जब चल रहा है तो इस पर्सन के पैरों पर फ्रिक्शन कहां लगेगा वो निकालते हैं। देखिए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने का तरीका यह है कि मान लो वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, लेट्स से देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ मैन, बिटवीन द सरफेस एंड द फुट ऑफ मैन, तो पैरों में और जो सरफेस है उसके बीच में मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है। अब ये आदमी चलने की कोशिश करेगा, तो लेट्स से यहां पर एक आदमी है, खड़ा हुआ है, सरफेस मान लो स्मूथ है, अब चलने की कोशिश करेगा तो इसके पैर कहां जाएंगे, पैर पीछे जा रहे हैं, पैर कहां जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो पैर अगर पीछे जा रहे हैं तो हम जानते हैं पैर, सरफेस तो फिक्स है, पैर जा रहा है पीछे, तो पैर पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको पीछे जाने से रोकेगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, पीछे जाने से रोकेगा। तो यानी कि इसके पैरों पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे लगेगा, और ये फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक होगा। तो जब भी हम चलते हैं तो हम आगे क्यों बढ़ पाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक। क्यों स्टैटिक है, क्योंकि जब मैं पैर रखता हूं तो मेरा पैर जो जमीन के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है, मेरी बॉडी मूव कर रही है, बट जो पैर जमीन में, जो मेरा पैर जो है कांटेक्ट में है जमीन के, वो हमेशा क्या रहता है, रेस्ट पर रहता है। फिर मैं आगे पैर बढ़ाता हूं, अब ये पैर जो है रेस्ट पर रहेगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो पैर रखा, मेरा आगे वाला पैर रेस्ट पर, ऊपर पैर, दूसरा पैर हवा में आएगा, फिर मैं रखूंगा, इस प्रकार चलता हूं, है ना। तो जब मैं चलता हूं तो मेरे पैर जो हैं हमेशा एट एनी मोमेंट जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आएंगे, दे विल बी एट रेस्ट,
है ना, वो पैर क्या रहेंगे, रेस्ट पर रहेंगे, और रेस्ट पर रहेंगे तो मेरा जो फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक लगेगा, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन माय फुट एंड द सरफेस इन कांटेक्ट। समझ में आ गया, इसलिए ये बोल दिया। तो ये है, और हम आगे जा रहे हैं तो आगे की तरफ मेरे पास वेलोसिटी है, कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आई एम टॉकिंग नॉर्मल मूवमेंट। अब इसी तरह से हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, ये साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल का फंडा क्या है समझ लेते हैं। तो साइकिल में ये होता है फंडा कि यहां पर ये साइकिल है, यहां पर इसके हैंडल कुछ ऐसा होता है, एंड इस प्रकार से कुछ होता है यहां पर अरेंजमेंट, तो यू मस्ट बी नोइंग, है ना। तो यहां पर एक चक्का होता है, एक यहां पे भी छोटा सा चक्का होगा, एंड ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना, इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक चेन होती है, चेन पुली की मेन पुली चेन होती है। ठीक है, एंड इस पर एक, चलो को चीज दिखाना, यहाँ पर ये है, ये सीट है, और एक पर्सन जो है इस पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एक पर्सन है जो कि इस गाड़ी को चला रहा है ना, ये चला रहा है इस प्रकार से, है ना, ऐसा कुछ चला रहा है, आपकी तरफ से तो चला रहा है, टकराएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए, तो ये है। तो यहां पर अब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन कैसे लगता है, कहां लगता है। तो बेसिकली यहां पर समझना, जब आप ये पैडल मारते हो, तो ये गोल गोल चक्का है वो घूमेगा, कैसे घूमेगा, इस प्रकार से क्लॉकवाइज, और ये घूमेगा तो ये चाहेगा कि पीछे वाला पहिया भी घूमे, तो ये पहिया भी घूमेगा क्लॉकवाइज, और पहिया घूमेगा तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके बाद वेलोसिटी कहां आएगी, पीछे की तरफ आएगी। समझ में आ गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद वेलोसिटी कहां आएगी, पीछे की तरफ आएगी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद अगर वेलोसिटी पीछे है तो यानी ये पहिए के जो लोअर वाला पॉइंट है वो पीछे की तरफ स्लिप मार रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको पीछे जाने से रोकेगा। तो बेसिकली आई कैन से दैट कि जो फ्रिक्शन लगता है किस पर, पीछे वाले पहिए पर, ये कहां लगता है, थोड़ा आगे लगता है। ये है मान लो फ्रिक्शन F1, और जो फ्रिक्शन आगे लग रहा है F1, ये इस गाड़ी को आगे की तरफ क्या कर रहा है, मूव करा रहा है। समझ में आ गया, तो ये आगे की तरफ मूव करा रहा है, और ये आगे की तरफ मूव करा रहा है, तो जो आगे पहिया है वो आगे की तरफ क्या करेगा, स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा। तो अब आगे तो स्लाइड करेगा, तो यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके पास आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी आएगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास आगे की तरफ एक वेलोसिटी आएगी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद अगर आगे की तरफ वेलोसिटी आएगी, तो ये स्लिप आगे कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे लगेगा। तो याद रखना है कि जब गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन लगता है आगे, और आगे वाले पे लगता है पीछे। लेकिन अगेन हम जानते हैं कि यहां पर F1 जो है वो F2 से बड़ा होना चाहिए, होता भी है, क्यों, क्योंकि यहां आदमी कहां बैठा है, पीछे बैठा हुआ, तो यहां पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा, और आगे वाले पहिए पे नॉर्मल फोर्स कम होगा। तो यहां नॉर्मल फोर्स ज्यादा है, तो करस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो होगा ज्यादा होगा, यहां फ्रिक्शन कम होगा। दैट्स वाई जो गाड़ी है आगे जा रही है। तो जब आप साइकिल चला रहे होते हो ना, यूं करके चलाते हो, तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप जब साइकिल चला रहे हो तो गाड़ी आगे जा रही है, आपकी साइकिल आगे जा रही है, तो पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन लगता है आगे, और आगे वाले पे लगता है पीछे। समझ में आ गया, हाँ जी। और ये फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि यहां पे सरफेस इन कांटेक्ट के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। अच्छा, एक और खास बात है, अगर मैं ब्रेक मारता हूं, तो उस केस में क्या होगा, मैं पैडल नहीं मारूंगा, उस केस में क्या होगा, अब ये पैडल जो है मारना बंद कर दिया, तो ये घूमना बंद कर देगा, तो ये भी क्लॉकवाइज घूमना स्टॉप करेगा। उस केस में दोनों पहियों पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे लगेगा, तभी जाके गाड़ी रुकती है, तभी जाके हमारी साइकिल रुकती है। तो हम साइकिल में ब्रेक मारते हैं तो इन दैट केस फ्रिक्शन जो लगेगा पीछे लगेगा, और चलाते हैं तो पीछे वाले पर लगेगा आगे, आगे वाले पर लगेगा पीछे, खत्म। ठीक है, लिख लीजिए। So that is the basic concept of friction.
तो पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस किए थे और वहां पे गाड़ी मूव कर रही थी, तो एज फार एज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कंसर्न यू कैन अज्यूम एनी डायरेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कुछ भी डायरेक्शन मानी है और आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन मानी उसके अपोजिट, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अलावा फालतू के केसेस आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं रखने हैं, है ना, नॉर्मल केसेस की बात करते हैं, है ना, फालतू के केस के बारे में बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही करेंगे हम, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं यहां पर ये कोई सरफेस है एंड ये कोई वर्टिकल एक्सिस दी रखी है एंड यहां पर एक ब्लॉक है एंड दिस इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एंड इसको मैंने कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया है। समझना कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहां पर ये पूरा क्या करेगा, एक ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो बेसिकली इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ में इस प्रकार से मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में इस प्रकार से मूव करेगा। समझना कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये सर, और ओमेगा यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ओमेगा से हम घुमा रहे हैं, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हम जानते हैं कि अगर एक सर्कल, कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसके पास कम से कम एक एक्सप्रेशन जरूर होता है। कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल वाला, टुवर्ड्स द सेंटर, तो इट विल बी हैविंग एक्सप्रेशन टुवर्ड द सेंटर, और वो हम जानते हैं वो एक्सप्रेशन क्या है, इट इज योर एसी। या ओमेगा कांस्टेंट है तो हम जानते हैं एटी इज गोइंग टू बी जीरो, एटी यहां पर जीरो होगा, केवल एसी होगा, है ना, तो एसी तो होगा ही भाई, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो इट मस्ट बी हैविंग एसी, नॉट दिस एसी जो चल रहा है कमरों में, वो एसी वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब आता है जब इसकी स्पीड चेंज हो रही होती है, पर यहां ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट हम जानते हैं स्पीड v बराबर आर ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट है तो 80 होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो हमारा जीरो हो जाएगा। अब अंदर एसी है तो अंदर कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, अंदर कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, तो बताइए यहां पर कौन सा फोर्स है जो इसको ये एसी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, बताइए कौन सा फोर्स है, बताइए फटाफट कमेंट करके। गुड 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 गुड, क्या है, टेंशन फोर्स, बिल्कुल, स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही बोला, तो टेंशन फोर्स लगेगा और ये अंदर लगेगा, दिस टेंशन फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू दिस ब्लॉक टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, तो टेंशन फोर्स होगा वो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो टेंशन इज टुवर्ड द सेंटर, तो यहां पे अगर हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां पर न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड टेंशन टी, तो टी निकालना है, तो टी बराबर हो जाएगा एम इंटू ए सी, न्यूटन्स लॉ लगा रहा है, टी बराबर एम, और ये लेंथ देनी पड़ेगी, तो लेट से ये लेंथ जो है स्ट्रिंग की एल है, तो टी बराबर एम इंटू ए सी हो जाएगा एल ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। लिख लीजिए सब लोग फटाफट, लिख लीजिए। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर हियर, टेंशन, गुड। चलिए और क्वेश्चन करते हैं यहां पे, we have two blocks, इसका मास है m, इसका मास है 2m and they are connected by a string like this, इनफैक्ट ऐसा करते हैं 3 ब्लॉक कर लेते हैं, we have 3 blocks, ये है,
और इसको हमने ओमेगा से घुमा दिया है एंड ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट है, ये लेंथ है एल, ये भी एल है, ये भी एल है। यू कैन नेगलेक्ट द डायमेंशन ऑफ दिस ब्लॉक्स। एक मिनट, मास भी चेंज कर देते हैं। इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 3m है। लेट्स से ब्लॉक है A, ये ब्लॉक है B, ये ब्लॉक है C। तो यू नीड टू फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। फाइंड आउट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। जस्ट द अरोरा जी ग्रेविटेशन लेक्चर नॉट, कोई अभी बताते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। अभी भी टीम को बोल दूंगा, चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट बोलेंगे। वेलोसिटी चेंज होती है ध्रुव, सोनी। स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है अगर ओमेगा कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्शन इज चेंजिंग। हाँ जी, तो फाइंड आउट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर स्ट्रिंग में यू नीड टू फाइंड टेंशन। डन। आ गया आंसर। तो क्या करेंगे भाई, पूरा सिस्टम घूम रहा है, जस्ट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां पर हम अगर एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे तो यहां कुछ टेंशन मान लेते हैं T1, यहां मान लेंगे T2, यहां मानेंगे T2, यहां मानेंगे T3 और यहां मानेंगे T3। तो लेट्स से यहां पर टेंशन मैंने मान लिया है इट इज T1, यहां मान लिया T2, तो यहां पर भी T2, यहां T3, तो यहां पर भी T3। आपको बस सिस्टम देखते जाना है और आंसर एफबीडी बना के न्यूट्रल लगा देना है ना। तो यहां पर अगर मैं ब्लॉक सी को सिस्टम लेता हूं तो इस पर अंदर की तरफ T3 है और इनके पास एक्सप्लोशन होगा AC1, इसके पास होगा AC2, इसके पास होगा AC3, है ना। तो ब्लॉक सी की अगर हम बात करते हैं, ब्लॉक सी की बात करते हैं तो अंदर की तरफ फोर्स है T3 बराबर मास कितना है 3m इंटू AC3। AC3 बोला यहां से यहां तक की दूरी L प्लस L प्लस L, दैट इज 3L। तो यहां पर ये हो जाएगा 3m इंटू 3L इंटू ओमेगा स्क्वायर, इट इज 9mL ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ T3। अब यहां निकालना है तो अब मैं ब्लॉक बी को सिस्टम मान लेता हूं। ब्लॉक बी को सिस्टम मानेंगे तो ब्लॉक बी पर अंदर फोर्स है T2, बाहर फोर्स है T3, तो नेट अंदर फोर्स कितना आएगा T2 माइनस T3। दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट इज इक्वल टू मास दिया है इट इज 2m इंटू AC2, 2m। AC कितना है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, इट इज 2L, दूरी कितनी है 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर ये आ गया 4mL ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा पॉइंट ब्लॉक भी हो गया। अब हम ए की बात करेंगे तो ए ब्लॉक की बात करते हैं। तो ए ब्लॉक की बात करेंगे तो अंदर फोर्स कितना है T1, बाहर कितना है T2, T1 माइनस T2 बराबर मास है m इंटू AC, यानी AC1, m AC1 हो जाएगा L ओमेगा स्क्वायर। हाँ सॉरी, इसको सॉल्व तो किया नहीं हमने। तो यहां से T2 निकाला था, T2 कितना आएगा, T3 था 9 प्लस 4, दैट इज कितना आएगा 13mL ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा। और यहां पर T2 निकाल चुके हैं, जस्ट पुट द वैल्यू। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो T1 आएगा, कितना आएगा T2 ये रहा, प्लस करेंगे तो 14mL ओमेगा स्क्वायर। हाँ बिल्कुल प्रीतम जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, आप पूरे को सिस्टम मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कितने लोगों का आंसर आ चुका है ना। ये तो अब प्रीतम जी ने बोला है कि सर ऐसा करते हैं पूरे सिस्टम वाले, हाँ बिल्कुल मान लीजिए। तो इसको पूरे को सिस्टम मानेंगे तो T2 विल बी इंटरवल, T3 विल बी इंटरवल, है ना। तो यहां इस पूरे सिस्टम पर फोर्स लग रहा है T1, तो हम जानते हैं न्यूटन लॉ फॉर द होल सिस्टम, नेट फोर्स बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3। उससे भी आप सॉल्व करोगे, आंसर विल बी सेम। समझ में आ गया। तो ये है, तो बट ध्यान रखना कि हर एक ब्लॉक का एक्सप्लोरेशन जो है अलग है। फॉर्मूला था R
ओमेगा स्क्वायर। तो ब्लॉक ए जो है एल रेडियस में घूम रहा है, ब्लॉक बी 2l में घूम रहा है, और ब्लॉक सी 3l लेंथ में घूम रहा है। तीनों का सर्कल जो घूमने वाला है उसकी रेडियस सेम नहीं है, इसलिए यहां पर ये किया है, पूरी लेंथ इसलिए लेता है। ठीक है, हाँ वही पार्थ शुक्ला जी मैं बताया था कि फार्मूला, प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूं कि आप चीजों को सिंपल फार्मूला, हम तो फार्मूला ए बराबर होता है आर ओमेगा स्क्वायर। क्या हर एक का आर सेम है? समझ में आ गया भाई, हर एक का आर सेम नहीं है। ये हमने कर लिया, गुड। चलिए अब एक खास बात यहां पर ये है कि यहां पर आई कैन से दैट कि यहां पे आपका जो T1 है उसकी वैल्यू T2 से बड़ी है और उसकी वैल्यू T3 से बड़ी है। यानी कि इसमें ऐसे बहुत सारे, अगर जैसे 3 ब्लॉक है, 3 की जगह मान लो 8-10 ब्लॉक होते तो जो स्ट्रिंग एक्सिस के पास में है वहां टेंशन सबसे ज्यादा होगा, और उससे हम दूर जाते जाएंगे तो टेंशन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ गया, ये बात है। दिस पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए छाप लिया, डन। समझ आ गया? तो चीजें बहुत सिंपल हैं। हम करते क्या, अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उसको ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, यहां पर लेट्स से आई हैव अ रॉड, ये रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है, एंड दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रॉड का टोटल मास है कैपिटल एम और लेंथ है कैपिटल एल। ये दिया, मास कैपिटल एम है, लेंथ है एल। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें यहां पर इस रॉड के अंदर टेंशन निकालना है। आई नीड टू फाइंड टेंशन इन द रॉड। तो कैसे करेंगे? एक चीज समझ आ रही है कि यहां पर ये पहला वाला एग्जांपल जो किया हुआ है ये वाला है, तो यहां पे टेंशन सबसे ज्यादा है, फिर टेंशन कम हुआ, फिर टेंशन कम हुआ, तो वही यहां पर है। तो इस रॉड को भी हम छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। इसको रॉड को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा, किस पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होगा? जो पॉइंट एक्सिस के पास है, और जो पॉइंट यहां पर है ये फ्री एंड है, या इसे मान लो ये पॉइंट है, मान लो ए, ये पॉइंट हमारा बी है, बी के राइट में देयर इज नो मास। तो बी के राइट में कोई मास नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर क्या बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। तो पॉइंट बी पर टेंशन क्या आएगा, 0 आएगा, एंड पॉइंट ए का टेंशन जो है सबसे ज्यादा होगा। हाउ वी विल अप्रोच इट? तो इसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं, एक है बाय इंटीग्रेशन, एक है बिना इंटीग्रेशन के, दोनों बताऊंगा। तो क्वेश्चन है यहां पर अगर मैं कहता हूं किसी डिस्टेंस एक्स से एक्स, यहां पे मुझे टेंशन निकालना, फाइंड आउट टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के फंक्शन का टेंशन निकालना है। तो हाउ वी विल सॉल्व इट? मैं एक काम करता हूं, एक्स डिस्टेंस पर मैं एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेता हूं। एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो एक्स यहां एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मास मान लेते हैं डीएम है। तो डीएम लिया है, तो इस पर लेफ्ट साइड में मान लेते हैं यहां अंदर की तरफ टेंशन फोर्स है, अंदर टेंशन फोर्स मान लेते हैं वो टी है, तो टेंशन फोर्स इज टी, और ये एक्स पर है, तो ये हमारी डिस्टेंस है डी एक्स। तो यहां पे टेंशन में मान लूंगा टी प्लस डी टी। ध्यान रखना, एक्स पर टेंशन माना है टी, तो एक्स प्लस डी एक्स पे मैं मान रहा हूं टी प्लस डी टी, है ना, ये कन्वेंशन है।
तो एक्स पर टी, तो एक्स प्लस डी है, यानी यहां से ये जो इधर वाला पॉइंट है तो एक्स प्लस डी, बस कितना टी प्लस डी। तो अगर मैं कहता हूं इस छोटा सा पार्ट लिया, ये ओमेगा से घुमा रहा है, तो ये डीएम मास भी क्या करेगा, ओमेगा से घूमेगा, और ये ओमेगा से घूमेगा, तो हम जानते हैं इस पर नेट फोर्स अंदर की तरफ कितना है, टी माइनस टी प्लस डी टी इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। ये है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, बराबर क्या आएगा, डी एम मास इंटू ए सी। तो ये आएगा यहां पर माइनस, तो यहां आएगा सिंपली माइनस डी टी बराबर डी एम, मतलब इसका मास। तो डीएम कैसे निकालोगे, देखो हम जानते हैं कि यहां पर लेंथ एल थी तो मास एम था, लेंथ अगर 1 होगी मास होगा एम बाई एल, और लेंथ अगर डी एक्स है, लेंथ अगर डी एक्स है तो करस्पॉन्डिंग मास हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी एस। यही है हमारा है डी एम। तो डी एम की जगह क्या आएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स, और ए सी कितना है, ए सी हमें दिया हुआ है आर ओमेगा स्क्वायर, आर मतलब एक्स ओमेगा स्क्वायर, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। इंडिकेट कैसे करेंगे, देखो जब हमारा यहां पर x की वैल्यू l है, यानी ये पॉइंट, तो टेंशन 0 है, यानी यहां इस पॉइंट पर ये हमारा x बराबर क्या है l, तो यहां पर टेंशन कितना है 0, और किसी पोजीशन x पर मुझे टेंशन निकालना है, तो इंटीग्रल ऑफ dt हो जाएगा सिंपली t विद माइनस साइन, ऑफ कोर्स 0 से ये t आएगा, और यहां पर कैपिटल m बाई एल बाहर आएगा, ओमेगा स्क्वायर को बाहर भगा देते हैं, यहां बचेगा एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट जाएगी एल से एक्स। बताइए टेंशन टी कितना आ रहा है, करिए। आ गया आंसर, तो यहां आ गया है टी कितना आएगा, अपर यहां आएगा एम बाई 2l ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो भाई, समझ में आया भाई, ये आ गया। चलिए अब इसको हम करेंगे मेथड नंबर 2 से, और मेथड नंबर 2 है कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से करेंगे, कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए यहां पर हमने इसको ओमेगा से घुमाया, और मुझे यहां पर एक्स डिस्टेंस पर टेंशन निकालना था। तो एक काम करते हैं, एक्स डिस्टेंस पर टेंशन निकालना है, तो इसके जस्ट राइट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको मैं एक सिस्टम मान लेता हूं।
तो इसको सिस्टम मान लिया है, तो हम जानते हैं कि यहां पे टेंशन फोर्स कहां लगेगा, अंदर लगेगा, टेंशन फोर्स अंदर लगेगा। और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो जो राइट वाला पार्ट है, ये जो सिस्टम है, ये वाला पार्ट, ये भी ओमेगा से घूमेगा, और ये ओमेगा से घूमेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी ओमेगा से घूमेगा। तो सेंटर ऑफ मास ये रहा। तो सेंटर ऑफ मास की अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी r है, और इस पार्ट का मास मान लेते हैं m1 है, तो इसको सिस्टम मान लिया मैंने। तो इसको सिस्टम मानेंगे तो अंदर फोर्स कितना है, T बराबर हो जाएगा m कैपिटल M1 इंटू AC। तो कैपिटल M1 AC कितना है, स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर। तो ये है। तो बेसिकली अब मुझे ये कैपिटल M1 यानी इससे इतने पार्ट का मास कितना होगा वो निकालना है, और साथ में मुझे इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से दूरी कितनी होगी वो निकालनी है। ये हमें करना है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। सेंटर ऑफ मास यहां पर है, देखो ये दूरी x है, तो यहां से यहां तक की बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की बची हुई दूरी हो जाएगी कितनी, l माइनस एक्स। पूरी लेंथ l है, और ये l माइनस एक्स है, तो ये सेंटर ऑफ मास जो होता है इस वाले पार्ट का मिड पॉइंट होता है, यानी आधा। तो आधा मतलब ये हो जाएगा l माइनस एक्स बाई 2। तो अगर मैं यहां से यहां r की बात करता हूं, तो r कितना आएगा, r विल बी योर x प्लस l माइनस एक्स बाई 2। तो r की वैल्यू उसको ऊपर ले जाइए, तो 2x प्लस l माइनस एक्स करेंगे, इट इज l प्लस एक्स बाई 2। ये है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की। अब क्या करना है, अब हमें इसका मास निकालना है। तो मास तो बहुत सिंपल है, m1 क्या होगा, कैपिटल M बाई L। ये है मास पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ कितनी है, L माइनस एक्स। यानी यूनिटरी मेथड लगाओगे ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया भाई, ये आंसर आ जाएगा। एंड जस्ट पुट द वैल्यू, यू गेट द आंसर। करिए। हो गया भाई। तो यू विल गेट द सेम आंसर। तो टी कितना आ रहा है, एम m1 है m बाई एल, l माइनस एक्स, और r है l प्लस एक्स बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो t की वैल्यू आएगी m बाई 2l, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। लिख लीजिए। हाँ जी, शिवम कुमार जी और बाकी जो बच्चे हैं उनको बताना चाहता हूं, बताता चाहता हूं। कह रहे हैं सर यहां पर डिक्रीज करेगा टेंशन, है ना। आपका एक लॉजिक है सर कि ए का टेंशन ज्यादा होगा, बी का टेंशन कम होगा। बिल्कुल सही है, कम होगा। लेकिन ये आपको मालूम है, फिजिक्स को मालूम है, मैथ्स को नहीं मालूम है। मैथ्स को नहीं मालूम है, मैथ्स को अपने आप मालूम चलेगा। समझना नहीं है।
तो बेसिकली अगर मैं जब मैथमेटिक्स लगाता हूं तो पोजीशन एक्स पर टेंशन मैंने टी माना है, तो एक्स प्लस टी एक्स पर क्या मानूंगा, टी प्लस डी टी। मैथ्स को नहीं मालूम है कि टी प्लस डी टी होगा या टी माइनस डी टी होगा। मैं एक्स पर टी तो एक्स प्लस डी एक्स पर टी प्लस डी टी, एक्स पर टी तो एक्स माइनस डी एक्स पर टी माइनस डी टी। मैथ्स ये बोलती है। अब घट रहा होगा तो अपने आप माइनस आ जाएगा, तो आ भी गया माइनस। माइनस यहां पे माइनस क्यों आ रहा है, माइनस बता रहा है कि इट इज डिक्रीजिंग, खत्म। समझ में नहीं आया? तो बेसिकली उसकी आपको मालूम है, आप फिजिसिस्ट हो, आपको मालूम है कि भाई डिक्रीज करता है। जो आप मैथ्स की बात करते हो, मैथ्स को थोड़ी मालूम है कि टेंशन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। समझ नहीं आया? ये खास बात है ना। वो भी आपको तब मालूम है जब आपने ये क्वेश्चन कर लिया और मैंने बता दिया कि भाई T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। समझ आया? तो मैथ्स को नहीं मालूम होता है। जब मैथ्स को नहीं मालूम तो हम क्या मानते हैं, एक्स पर टी तो एक्स प्लस डी एक्स पे टी प्लस डी टी, खत्म। समझ में आया? ये है। चलिए भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन करूंगा। यहां पर एक टेबल है, बढ़िया सी टेबल है, और इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना। इतना बड़ा भी ब्लॉक नहीं रखना है, छोटा सा रखना है। ये ब्लॉक रखा हुआ है, एंड जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक जो है सेंटर से इसकी दूरी मान लो r है, एंड आई एम रोटेटिंग दिस टेबल। सरफेस यहां पर रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो बेसिकली इट इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ग्रेविटी अंदर की तरफ है, ब्लॉक का मास m है। देखो समझो, टेबल है एंड मैंने इस टेबल को घुमाना शुरू किया, तो आई एम रोटेटिंग विद सम ओमेगा। ओमेगा को हम कर रहे हैं, तो ओमेगा से घुमाएंगे तो हम जानते हैं टेबल पर ब्लॉक साइड में कहीं रखा हुआ है, तो टेबल को घुमाते हो तो ब्लॉक भी साथ साथ घूमता है, ब्लॉक भी साथ साथ घूमता है। और ब्लॉक साथ साथ घूमेगा तो टेबल घूम रही है तो ब्लॉक भी सर्कल में घूमेगा, और ब्लॉक सर्कल में घूमेगा तो हम जानते हैं कि यहां पर जो ब्लॉक है वो इस प्रकार से घूम रहा है, इसका पाथ इस प्रकार से होगा, इट विल बी ए सर्कुलर पाथ। कहां से देख रहे हो आप, यहां बाहर ग्राउंड में खड़े हुए देख रहे हो, तो आपने क्या देखा, टेबल घूम रही है, आपने देखा ब्लॉक भी उस पर घूम रहा है। किसमें घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है, और उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। बिल्कुल सही बात, अच्छी बात है ना, टेबल घूम रही है, ये ब्लॉक घूम रहा है, अच्छी बात है, शानदार बात है। तो हम जानते हैं कि अगर ब्लॉक घूम रहा है और ये अगर ओमेगा, यहां पर मान लो ओमेगा जो दिया है ये कांस्टेंट है, ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट दे रखा है ओमेगा, तो इसके पास, इस ब्लॉक के पास हमें पक्का मालूम है कि टुवर्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन होगा, और टुवर्ड द सेंटर हम जानते हैं एक्सेलरेशन कितना होता है, एसी होता है, पक्का मालूम है। तो अंदर एक एक्सेलरेशन है, तो अंदर कोई ना कोई फोर्स भी होना चाहिए, अंदर कोई ना कोई फोर्स भी होना चाहिए। बताइए यहां पर वो कौन सा फोर्स है जो इस ब्लॉक को नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। बताइए कौन सा फोर्स है जो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। इट इज फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बोला। तो यहां पर ये कौन सा फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, इट हैज टू बी टुवर्ड्स सेंटर, एंड अगेन देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग, तो दिस फोर्स हैज टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन। समझना क्या? अब देखिए, अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन है या कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है, अगर मैं ओमेगा को और बढ़ाता हूं तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन के अंदर की तरफ और बढ़ेगा, ओमेगा और बढ़ाएंगे फ्रिक्शन और बढ़ेगा, ओमेगा और बढ़ाएंगे फ्रिक्शन और बढ़ेगा। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर मैं ओमेगा को बढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं ओमेगा को बढ़ा दूंगा, तो अब फ्रिक्शन क्या है, इस ब्लॉक का साथ छोड़ देगा। ब्लॉक अलग, टेबल अलग, हम आपके हैं कौन, ठीक है, हम अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि अब उस केस में फ्रिक्शन जो लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम ओमेगा ऑफ दिस टर्न टेबल, जिससे कि ये ब्लॉक इस टेबल पर
स्लिप ना करे। क्वेश्चन है फाइंड आउट मैक्सिमम एंगुलर velocity of turntable so that log does not slip on the टेबल। तो ब्लॉक टेबल पर स्लिप ना करें। तो हम जानते हैं अंदर की तरफ फ्रिक्शन है Fs, तो Fs होगा m इंटू AC, और अगर Fs मैक्स है, मैक्सिमम होगा, तो m इंटू AC है हमारा R ओमेगा मैक्स। तो ये होता है m, AC है R ओमेगा। ये मैक्सिमम, तो करस्पॉन्डिंग ओमेगा भी मैक्सिमम। तो हम जानते हैं Fs मैक्स कितना का, म्यू इंटू नॉर्मल, दैट इज m g बराबर m R ओमेगा मैक्स स्क्वायर। m से m उड़ गया, ओमेगा मैक्स कितना आएगा, म्यू जी बाई आर का रूट। ये आंसर समझ में आ गया, लिख लीजिए। चलिए, समझ में आ गया। डन डन डन। चलिए, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं फ्रिक्शन अंदर ही क्यों। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी मैं पढ़ा रहा था, समझा रहा था, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने ऑलरेडी बोला था कि फ्रिक्शन अंदर क्यों। चलो फिर भी मैं बता देता हूं अंदर क्यों। देखिए, मैं बाहर खड़ा, मैंने देखा टेबल घूम रही है, टेबल घूम रही है तो ब्लॉक भी घूम रहा है। किस पे घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। समझना लॉजिक। तो हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो इट हैज सम एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। तो अंदर की तरफ AC तो होगा ही होगा, क्योंकि ओमेगा यहां पर है, कांस्टेंट है, ओमेगा है, तो यहां पर एक अंदर की तरफ AC होगा। अब अंदर एक्सेलरेशन है AC, तो अंदर कोई ना कोई फोर्स भी होना चाहिए, अंदर कोई ना कोई फोर्स भी होना चाहिए। mg अंदर टुवर्ड्स द डाउन लगेगा, अंदर लगेगा, नॉर्मल बाहर लगेगा, है ना, प्लेन के अंदर की तरफ लगेगा mg, नॉर्मल प्लेन के बाहर लगेगा। तो हम जानते हैं कि सेंटर की तरफ mg और नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो बताइए कौन सा फोर्स होगा जो अंदर की तरफ लगेगा। समझ में आ गया। इसलिए यहां पर फ्रिक्शन समझो। तो ग्राउंड फ्रेम में जब भी मैं सर्कल में कोई पार्टिकल घूमते हुए देखूंगा तो पहले मैं देखूंगा एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन के लिए मैं उसका जो कॉज है उसकी खोज करूंगा, और वो कॉज जो है हमारा कोई ना कोई फोर्स होगा अंदर की तरफ। तो इस एग्जांपल में
इट इज फ्रिक्शन फोर्स। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? समझ में आ गया, गुड। चलिए अब यहां पर इसको समझने का एक और तरीका है, इसको समझने का एक और तरीका है, और वो है अगर इस ब्लॉक को मैं किसी रोटेटिंग फ्रेम में देखता हूं। क्या देख रहा हूं मैं? इस ब्लॉक को मैं रोटेटिंग फ्रेम में अगर देखता हूं तो क्या होगा, है ना? रोटेटिंग फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, यानी कि अगर मैं इस टेबल पे खड़ा हो जाता हूं, तो टेबल पे खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे ब्लॉक कैसा दिखाई देगा? ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। टेबल के फ्रेम में जाएंगे तो ब्लॉक जो है इट विल बी एट रेस्ट। तो जब टेबल के फ्रेम में जाएंगे तो ब्लॉक हमें रेस्ट पे दिखाई देगा। इन दैट केस यहां पर सूडो फोर्स लगेंगे। इन दैट केस यहां पर सूडो फोर्स लगेंगे। तो यहां पर जब हम किसी रोटेटिंग फ्रेम में जाते हैं, है ना, कोई रोटेटिंग फ्रेम है उसमें जाएंगे तो दो तरह के सूडो फोर्स लगते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है कॉर्लिस फोर्स। क्या बोल रहे हैं हम? एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और एक हमारा क्या है? कॉर्लिस फोर्स है। दो तरह की फोर्स लगेंगे। तो है डालिए। सेंट्रीफ्यूगल एंड कॉर्लिस फोर्स, ये दोनों ही सूडो फोर्स है। दोनों ही सूडो फोर्स है। कहां लगते हैं समझते हैं। ये कहां लगेंगे? जब आप किसी रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे, किसी रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे तो यहां पे दो तरह के सूडो फोर्स लगते हैं। तो यहां पर आपका एफ सेंट्रीफ्यूगल, एफ सेंट्रीफ्यूगल ये होता है माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर ये आपका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एम क्या है? एम जो है मास है। किसका? उस ऑब्जेक्ट का मास है जहां से उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है। तो लिख लीजिए एम क्या है? इट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओमेगा क्या है? ये है एंगुलर वेलोसिटी।